आवाज आ रही है? यस। एक दो मिनट देख लेते हैं, जो लोग आ रहे हैं आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ देखे थे बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन। पहला हम लोग ने देखा था बी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फिर सेकंड में हमने देखा था बी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और ये कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तीसरा हमने देखा था बी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और ये आया था म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2a। लेकिन ये कहां पर आया था? ये आया था सेंटर पर। कहां पर था ये? बी एट
सेंटर। एक और देखना है आपको, जैसे ये कोई आपकी सर्कुलर कॉयल है, अब इसके सेंटर पर नहीं, इसकी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हम लोग को वो निकालना है। मान लीजिए कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है r, और ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है स्मॉल r। तो इस b की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और एक यहाँ पर टर्म देखिए क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी होगा, मेरे समझ से पाई या 2 पाई के आसपास कुछ होगा एक कांस्टेंट। केवल 2 का कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट नहीं है, नीचे 2 आता है एक, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहां पर है, बी एट सेंटर, जब हमने सेंटर पर निकाला था। अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट ले ले, यहाँ पर कोई पॉइंट ले ले पी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी आती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सेम यही चीज दी हुई है क्वेश्चन में, आपसे कहा गया है इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा दूर हो, तब जो बी है वो स्मॉल आर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो देखिए जब ये आर ग्रेटर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ नीचे वाले में आप इस आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे, जीरो इसके कंपेयर में। तो देखिए नीचे क्या बचेगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, और नीचे 2 बचा। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा आर क्यूब। तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब और आर स्क्वायर, तो उसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 1/r क्यूब। कंडीशन क्या दी हुई है, अगर r इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, समझ रहे हैं। तो ये थे आपके बायो सेवर्ट लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इसको हम लोग को देखना है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, चलिए तो शुरुआत कर देते हैं इसकी। मार करता था। देखिए कल जब हम लोग और स्टेट के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि अगर कोई ये वायर है और इस पर करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, जिसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, कहाँ होगी, इनवर्ड। अब अगर जो है यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रख दे, यहाँ पर हम कोई चार्ज क्यू रख दें, तो और स्टेट ने देखा, जब उसने कोई चार्ज यहाँ पर क्यू रखा, तो उसने ये देखा कि ये चार्ज जैसा रखा था वैसा ही रखा रहा। बात समझिएगा, वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, और आपने उस वायर के बगल में एक चार्ज रख दिया, कहां पर, रेस्ट में। चार्ज आराम से जिस तरह आपने छोड़ा था उसी तरह चार्ज क्या है, रखा हुआ है, ठीक है। उसने फिर क्या किया, उसने इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव कराया, उसने इस चार्ज को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कराया। तो देखा जाए तो इस चार्ज को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसने देखा कि जो इसका पाथ था वो ऐसे मुड़ गया,
जब ये चार्ज रेस्ट पर था, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, ये चार्ज जब रेस्ट में रखा था तब रेस्ट में ही रखा रहा, लेकिन जैसे ही उसने इस चार्ज को ऊपर की तरफ फेंका तो ये चार्ज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। आप जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को आपको अगर उसके मोशन से डिफ्लेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि तभी आता है जब चार्ज मूव कर रहा हो। एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है जो तभी आ रहा है, कब आ रहा है, जब चार्ज मूव कर रहा हो। क्योंकि अगर वो फोर्स पहले से होता तो जब चार्ज रेस्ट में रखा था तब भी वो फोर्स क्या करता, काम करता। लेकिन वो फोर्स तभी काम कर रहा है जब चार्ज आपका मोशन में आया। यही फोर्स है आपका कौन सा, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है Q V क्रॉस B। इससे एक बात और पता चली कि ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि अगर ये वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स, आपको बताया था मैंने कि चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर हमेशा काम करेगा। तो अगर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होती, अगर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होती तो ये जब चार्ज रेस्ट में था तब इस पर फोर्स Q इंटू ई लगना चाहिए था, लेकिन वो फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब कि ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड करता, ये हमने कल ही देख लिया था। अच्छा, यहां से एक और बात ये पता चली कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तभी काम करता है जब चार्ज किसमें हो, मोशन में हो। क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट में था और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा था तो उसको रेस्ट वाले चार्ज को भी इफेक्ट करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। वो फोर्स ने काम करना तभी शुरू किया जब आपका चार्ज मोशन में आया v वेलोसिटी से। तो वो फोर्स है कितना, Q V क्रॉस B। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करता है जब आपका चार्ज किसमें हो, मोशन में हो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कब काम करता है, चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होनी चाहिए। यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, Q VB साइन थीटा। V क्रॉस B क्या हुआ, VB साइन थीटा। ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन देखना हो तो आप आराम से देख सकते हैं। जरा बताइए कि अगर C इज इक्वल टू A क्रॉस B है तो C की डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर में आप लोग को पढ़ाया गया है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, कल भी बताया था, लेकिन फिलहाल के लिए बता दीजिए मोटे मोटे तौर पर क्या होगी। इनवर्ड। इनवर्ड, परपेंडिकुलर, अरे V और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि जो C है वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर। इसी तरह जो यहाँ पर फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझिएगा, किसके परपेंडिकुलर, V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए, इसकी अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें, कहीं पर भी डायरेक्शन निकालना चाहें, तो आपके पास फिर वही दो तरीके हैं। एक तो आपके पास है V क्रॉस B के लिए क्या, स्क्रू रूल। अगर स्क्रू रूल लग पाए तो स्क्रू रूल लगाइए, पहले से दूसरे की तरफ क्या घुमाइए, स्क्रू घुमाइए। अगर घूम जाता है तो ठीक है और नहीं घूमता है तो कोई बात नहीं। उसके लिए फिर आपके पास दूसरा रूल है और उसको बोलते हैं हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है, क्या कहता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स, इनको भेजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे मैं यहां बना दूं, अगर अरे यार हाथ नहीं बन रहा, क्या हो गया, भूल गया क्या।
ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये कहाँ होनी चाहिए? इन डायरेक्शन ऑफ, कौन सा हाथ लेना है? राइट हैंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब सब लोग जानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चलता है उधर करंट चलती है, या निगेटिव के अपोजिट चलती है करंट। तो इसका मतलब ये है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने ये दोनों चीजें देख ली तो ये जो पाम है, जैसे ये पाम अगर इस तरह है यानी कि इस तरफ फोर्स है, ये पाम इस तरह है तो इस तरफ फोर्स है। तो ये जो पाम है आपकी ये क्या बताती है? फोर्स। तो आप यहां से देख लीजिए, बी को करेंगे फिंगर्स की डायरेक्शन में और थंब को करेंगे पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में या निगेटिव के अपोजिट में। तो जो आपका पाम है वो क्या बताएगा आपको? फोर्स की डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं या नहीं? यस बोलो सर। भाई। अब देख लीजिए एक चीज और, अगर V और B के बीच में क्या हो? एंगल जीरो हो, यानी कि V और B सेम डायरेक्शन में हो, तो यहां से साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, और फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? फोर्स जीरो कब होगा? यस जब थीटा जीरो हो। थीटा किसके इसके बीच का एंगल है? V और B के बीच का, क्योंकि V क्रॉस B से आया है। क्लियर है? इसके लिए यस वो सर। फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल भी, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल कुछ काम करता होगा, वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वो उसको यूज करने में वैसे भी मेरी उंगली एक टूटी हुई है, दूसरी भी टूट जाएगी। तो आप उसकी जगह आप इसका यूज करेंगे, किसका? राइट हैंड पाम रूल का। ये सबसे सटीक है और सबसे आसानी से आपको ये डायरेक्शन देगा। जो फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड है वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप इसका यूज करें। एक दो बार में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से और आसानी से निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ देता हूं। यहाँ इसका जो दूसरा वाला होता है, जो इस वाले पर लगता है, वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत खतरनाक है। तो आप बार बार ऐसी उंगलियां ही मोड़ते रहेंगे, परपेंडिकुलर करिए, फिर ये वो ऐसे घुमाते रहेंगे और बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। खैर उसको छोड़िए, चलिए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? ये इनवर्ड, अंदर की तरफ है। अब मान लीजिए कि कोई चार्ज यहाँ पर Q है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस Q है ये। तो बताइए इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? जरा लगाइए राइट हैंड पाम रूल। सर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड, ठीक अपवर्ड। है। ठीक है ना? देखिए फिंगर्स को किया फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, थंब को करना है कहाँ? पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, तो ऐसे कर लिया। देखिए उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर। तो ये पाम कहाँ है? ऊपर। तो क्या हो गया ये आपका? फोर्स। ठीक है ना? क्या हो गया ये आपका? फोर्स। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड और आपके पास है -Q जो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब बताइए फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड। इनवर्ड सबको समझ में आ रहा है? इनवर्ड, सर इनवर्ड लगेगा। सर इनवर्ड। सर आउटवर्ड लगेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज अरे इधर को जा रहा तो नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ, करंट कहाँ फ्लो कर रही होगी? यहाँ। उसमें देखिए ना, है। यस। डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है या पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर जा रहा होगा, तो ये ऐसे होगा। थंब कहाँ है? वो हाँ पाम कहाँ है? अंदर की तरफ है ना। हाँ 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 सर। ये ध्यान देना है कि मोशन किसका लेना है? पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखना है? देखिए हम ये दिखाने जा रहे हैं कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स
क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा जरा देख लीजिए। अरे यार, चलिए देखिए, अभी आपने देखा कि जो F था वो क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, और आपने बताया कि जो F है वो परपेंडिकुलर है V के, और जो F है वो परपेंडिकुलर है B के। दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अच्छा सर। चलिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज Q है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मान सकते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यस होगा ना? यस सर। आपने कहा है Yes, कि जो sir. फोर्स लगता है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो हम मान सकते हैं कि फोर्स ये लग रहा होगा परपेंडिकुलर, ऊपर भी मान लीजिए, कहीं मानना हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मानना है, यानी कि ये एंगल कितना है, 90। आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एंगल कितना है, 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0, यानी कि W क्या मिलेगा, 0। और ये हमेशा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्योंकि फॉर्मूला ही Yes, वही sir. है। तो यानी कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 मिलेगा। यहां से आप एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं? आप जानते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन 0 हो गया, यानी कि डेल्टा के ई 0। किसी चीज में चेंज 0 है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, होती है हाफ mv स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब मास तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो दो इंपॉर्टेंट बातें पता चली कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल को मूव कराएगा तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएगा, और वर्क डन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। ये चीजें क्लियर हैं दोनों? यस सर। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना? इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, बारी बारी सबको देखते हैं। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, आज ही करेंगे। इस चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। एक ये हो गया, और इसके बाद जब हम लोग सोलेनाइड वगैरह पढ़ लेंगे। चलिए, हमें देखना है ट्राइजेक्ट्री, मार्कर इतने बेकार है यहाँ कि यार क्या बताया जाए। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मार्कर खराब, गर्मी से हाहाकार है यहाँ। चलिए, पहला हम लोग को केस देखना है जब पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग along B। चलिए, मान लेते हैं कि मैग्नेट बैक तरी मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर बहुत धुंधला दिख रहा है। यस सर। फोकस क्लियर नहीं है सर।
ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या बताएं यार, जैसी व्यवस्था यहाँ जो है वो हम ही जान रहे हैं। पूरी शर्ट भीग जाती है जो है यहाँ पढ़ाने पढ़ाने में, समझ रहे हो। फैन नहीं लगे हैं क्या? लाइट वाइट नहीं है? अरे यार, सरकारी का मतलब सरकारी ही होता है, चाहे वो जहां हो, समझ रहे हो। मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मार्कर वो हैं जो फरवरी में खरीदे गए थे। फरवरी जान रहे हो कब थी? आज से सर 4 अगले महीने बार जब पहले। लॉकडाउन नहीं लगा था। नहीं तो उसके हाँ पहले वाले, उसके भी पहले। ठीक है। ये आपकी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ क्यू है जो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट केस लेने हैं, देखते हैं। देखिए दो ही केस, तीन केस हो सकते हैं। या तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चले, या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले, और या किसी रैंडम एंगल थीटा पर चले। तो देखते हैं पहला केस। तो F बराबर क्या है, मान लीजिए आपने इसको ऐसे छोड़ा फील्ड की डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, होता है कि नहीं। V और B के बीच में एंगल क्या है, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि फोर्स आ गया जीरो। इसका मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। और आप जानते हैं कि यदि किसी पार्टिकल पर फोर्स जीरो हो तो वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता चला जाएगा। जान रहे हैं कि नहीं। यस कौन सर। सा नियम है ये, न्यूटन बाबा का कौन सा नियम है। फर्स्ट लॉ। हाँ, हालांकि ये फर्स्ट लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ ही है। फर्स्ट लॉ तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट लॉ तो फालतू है। जो फर्स्ट है वही क्या है सेकंड है, जो सेकंड है वही क्या है फर्स्ट है, और जो सेकंड है वही क्या है थर्ड है। खैर छोड़िए। यानी कि हमने इसको भेजा था कि भैया फील्ड की डायरेक्शन में चलो स्ट्रेट लाइन में, इस पर फोर्स था जीरो, तो यानी कि ये कैसा चलता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। तो जो ट्रेजेक्ट्री आई वो कैसी आई, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि यदि कोई पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये बात अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरा जो केस है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको कराऊंगा कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है साथ, मतलब हर साल एक क्वेश्चन उस पर बेस्ड आता ही आता है। कभी न्यूमेरिकल में आएगा, कभी कॉन्सेप्ट पे आएगा, देखते हैं। चलिए, दूसरा केस कहता है कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। कैसे मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलर। तो चलिए मूव कराते हैं जरा इसको मिटाया जाए, मिटा देना। यस सर। यस सर। यस ये सर। केस जो है, अब जो केस करा रहे हैं ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये केस, व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B, शॉर्ट में लिख दिया है, यानी कि जो पार्टिकल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। चलिए जरा मैग्नेटिक फील्ड एक मैं बना रहा हूं जो कि कैसी है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को लिया जो कि है Q। इस चार्ज पार्टिकल को लेने के बाद, अब मुझे देखना है कि इसके साथ क्या होने वाला है। जब तक ये रेस्ट में है तब तक इसके साथ कुछ ना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो रेस्ट वाले चार्ज पे लगता नहीं है। बात क्लियर है। यस सर। यस सर। हमने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी दी और इसको ऊपर की तरफ जरा सा इसको मूव कराया। करा सकते हैं, हमारी मर्जी है, ऊपर कराएं नीचे कराएं कहीं भी करा सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, थंब ऊपर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। यानी कि इस पर फोर्स लगा किस तरफ, इस तरफ। तो ये सीधी सी बात है कि अपने पाथ से ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, घूमेगा। घूमेगा कि नहीं। अब मान यस लीजिए यस सर। कि ये इस पॉइंट पर आ चुका है। अब ये आगे जाना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, v।
अच्छा ठीक है, जाना तो ये चाह रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं इसको कहाँ ले जाता है। ध्यान से देखिए, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब चार्ज के मोशन डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो ये जाना चाह रहा था ऐसे, अब फोर्स इसको कहाँ लाएगा, नीचे की तरफ। चलिए अब मान लीजिए ये यहाँ पर आ चुका है, ये थोड़ा सा देखने में स्क्वायर जा रहा है लेकिन ये है सर्किल, ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये वेलोसिटी की भी इस डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ, यानी कि ये नीचे जा रहा था, फोर्स इसको कह रहा है इधर चलो, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा। इसी तरह करते करते इसका सर्किल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये भैया थोड़ा सा स्क्वायर बन गया है, ये सर्किल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों सर्किल बनेगा, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो हमेशा मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन। ये चीज आप देख चुके होंगे जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स याद कर लीजिए क्या होता है, एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और पार्टिकल कैसे मूव करता है, सर्किल में। याद आ रहा है। तो जो Yes, sir. इसका फोर्स है, Yes, इसका sir. फोर्स है वो, जो इसका फोर्स है वो हमेशा कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि इसके सेंटर की तरफ। कहीं पर भी आप पहुंचेंगे, फोर्स हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ, इसके सर्किल की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा, सॉरी। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इसका मोशन है वो कैसा रहेगा, सर्कुलर मोशन। तो एक तो हमको ट्रेजेक्टरी पता चल गई कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो जो उसकी ट्रेजेक्टरी है वो सर्किल होती है। बात यहां तक क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब मान लेते हैं कि जिस सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्किल की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। मानने को माना जा सकता है, कोई इसमें रोक टोक तो है नहीं, है कि नहीं। अब देखिए यहां से स्टार्ट होती है कैलकुलेशन। पहली बात तो हमें पता चल गई कि जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी है, सर्कुलर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन, और जो फॉर्मूले यहां से निकल के आएंगे वो आपको याद करने हैं। सेम यही चीज, जो भी फॉर्मूले निकल के आने वाले हैं सेम चीजें वैलिड है किसके लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए। तो क्वेश्चन में या तो ये कहे कि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, या वो सीधे सीधे बोल दे कि साइक्लोट्रॉन की बात हो रही है। आपको समझ जाना है कि अपना जो मैटर है वो सेम है। ठीक है, अपना जो मैटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, Yes, sir. इसी प्रिंसिपल पे साइक्लोट्रॉन बेस्ड ही है। जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब आप देखिए, एक तो इस पर लग रहा है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। और आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक क्या लगता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जानते हैं ये बहुत बार करते आए हैं, दोनों फोर्स को क्या करना होता है, बराबर। ये कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। साइन थीटा कितना है भैया, जीरो है क्या यहाँ पर, थीटा जीरो है, थीटा जीरो नहीं है, थीटा 90 है, जीरो नहीं है। थीटा कितना है, 90। किसके इसके बीच में देखना है, वी और बी के बीच में। अब आपने कहा ही है कि वी परपेंडिकुलर टू बी, तो साइन कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1। समझ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन में ही आपने कहा है कि यस सर। हमने माना ही है कि वी परपेंडिकुलर बी है, तो थीटा 90 है, साइन 90 1, तो ये हो गया क्यू वी बी। और इसको आप जानते हैं ये होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई जो रेडियस है वो। तो यहां से एक वी से एक वी काट दीजिए। अब देखिए यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वी बराबर कितना आएगा भैया, ध्यान से देखिए, क्यू बी आर बाई एम। ये पहला रिलेशन। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो v है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, r के, या जो r है वो प्रोपोर्शनल है v के, दोनों चीजें कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। यही है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, ध्यान देना। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका पाथ जो है वो बड़ा होता जाएगा, इसका सर्किल जो है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका क्या, साइक्लोट्रॉन। अगर समय मिले तो पढ़िएगा, वैसे 12th में तो मेरे समझ से पढ़ा ही होगा सबने। तो एक हमें ये मिल गया कॉन्सेप्ट, क्या मिल गया, कि जो आपका v है वो क्यू बी आर बाई एम है। यहां से अगर r भी निकालना चाहें तो r भी आसानी से निकल आएगा। r क्या हो जाएगा, एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। और आप m इंटू वी जानते हैं क्या होता है आपका, मोमेंटम। तो हो गया p बाई क्यू बी। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फॉर्मूले क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं।
यहां तक बात आ चुकी है, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कि इस चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्किल पूरा करने में कितना समय लगा होगा। इसका मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है भैया, बताइए जरा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलेगा, 2 पाई आर, और चाल वी। वी आप निकाल चुके, ध्यान से देखिए, वी आप क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी यहाँ से, चाहे आर की रख दीजिए और चाहे बी की रख दीजिए, दोनों एक ही हैं। चलिए आर की ही रख देते हैं, आज की क्लास मार्कर के नाम। चलिए मैं टी बराबर 2 पाई और बाई वी। अब आर की वैल्यू रखिए जरा, तो आर की वैल्यू है एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। इस वी से ये वी कट जाएगा, यहां से आएगा टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछेगा कि टी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है, ना तो वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ना वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। कितनी ये मतलब मजे की बात है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब आप जो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन में गलत जो हम लोग कर देते हैं कि अच्छा वेलोसिटी ज्यादा है मतलब जल्दी से चक्कर पूरा कर लेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है इस केस में। समझ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन में जब आप कॉमन सेंस लगाने लगते यस हैं सर। तो आपके सभी सेंस फेल हो जाते हैं। कॉमन सेंस आप लगाते हैं कि अच्छा वेलोसिटी बढ़ गई मतलब जल्दी से अपना चक्कर पूरा करेगा, जल्दी से पूरा करेगा मतलब टाइम पीरियड तो कम हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल आया। और क्या क्या निकाल सकते हो, आप जानते हैं टाइम पीरियड का जो रिवर्स है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप एफ भी निकाल सकते हो। तो एफ क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्यूबी डिवाइड बाई 2 पाई एम। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, एफ, लीनियर फ्रीक्वेंसी। एक होती है ओमेगा, क्या होती है वो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी होती है, 2 पाई एफ। तो यानी कि अगर मैं यहां से 2 पाई को इधर भेज दूं तो 2 पाई एफ हो जाएगा, और यहां से क्या निकल आएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, क्यू इंटू बी बाई एम। ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हो गई। सर तो हर सर्कल का जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट ही होगा। नहीं, यहाँ पर एक जो आपका एजम्पशन चल रहा है, या एक जो यहाँ पर कंडीशन चल रही है, वो ये चल रही है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, यस सर। हर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म थोड़ा ना रहेगी। आप सीधी सी बात ये देखो, हमारा कंडीशन, ये हमारा केस ही ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा। अब क्वेश्चन में आपसे चाहे जितना कह दे कि वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं सकती भाई। नॉर्म मैं क्या कह रहा हूं कि कॉमन सेंस तो यही कहता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, अच्छा टाइम पीरियड घट जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल केस है, वो यहाँ का केस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का केस नहीं है वो। मैग्नेटिक फील्ड में तो वेलोसिटी बढ़नी ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट चल रही है, हाँ। ठीक है ना। यस सर। तो ये इतने फार्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, क्लियर है। यस सर। अब इसको जरा नोट कर लीजिए, 2 मिनट का मुझको जरा रेस्ट दीजिए, और उसके बाद हम लोग करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। 2 मिनट रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत गर्मी, अरे कुछ नहीं देख रहे, पूरा भीग गया हूँ यार मैं। अरे तो पंखा हवा थोड़ा ना देता है यार, वो कुछ नहीं है। अरे तुम यार देख नहीं रहे, तुमसे ज्यादा पोजीशन हमारी खराब है।
चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक बार बोर्ड मिटा दूं फिर बोलना शुरू करता हूं। फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं क्वेश्चन सब लोग? यस सर, लिख रहे हैं। यस सर। लिखिए, Sir. ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल moving with the same velocity moving with the same velocity moving with the same velocity and enter into and enter into and enter into a uniform magnetic field and enter into uniform magnetic field uniform magnetic field which is acting normal to the normal to the normal to the plane of their motion normal to the plane of their motion। यहां तक लिख गया सबका? Yes, sir. लिख दिया। यस सर। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिए, द रेशियो ऑफ the ratio of the radii of the circular paths the ratio of the radii of the circular paths described by the proton and alpha particle respectively नोट हुआ? यस सर, हो गया। Yes, sir. डैश डैश करके ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:4, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन है 4:1, तीसरा ऑप्शन है 4:1 और चौथा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है 1:1। कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजा जाता है। तो बताइए कि देखिए, ये तो हमको मालूम है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है। तो पूछ रहा है कि दोनों जो सर्कुलर मोशन करेंगे तो जो उनकी रेडियस होगी, जो उनके सर्कुलर मोशन की, जो आपने अभी अभी निकाली थी, R बराबर mv/qb, उस रेडियस का क्या रेशियो होगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट सर ऑप्शन 1/2। और 1/2 और बताइए। सर फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, कुछ ज्यादा आसान हो गया सर क्या? 1/2। हाँ, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। इससे ये पता चलता है कि पहले के क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान आते थे, है कि नहीं? यस सर। अच्छा।
ये सब कहा गया 1/2। यस सर। अच्छा, जिन लोगों का आ गया है उन लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। सब कुछ इसी क्वेश्चन में सेम रहने दीजिएगा, सब ऑप्शंस भी सेम रहने दीजिएगा, ठीक है। केवल एक टर्म बस बदल लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आपने लिखा ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ये लिखा है आपने। यस सर। यस यस सर। सर। इसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं बोल रहा हूं ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लीजिए। उसी में एडिट कर लीजिए थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला वाला तो जो था वो है ही है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, और आगे पूरा सेम है, एंड एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो भी है वो सब सेम है, ऑप्शन भी सेम है। अब जरा आंसर बता दीजिए। क्या आंसर यही रहेगा या बदल जाएगा? क्वेश्चन समझ गए? पहले क्वेश्चन में कह सर रहा है कि सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, अब कह रहा है कि वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया उसने, वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया है। कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। 1:1. आया 1:1। अच्छा, 1:1 आ गया। और किसी का आया? सर यस सेम सर। रहेगा 1/2। सेम रहेगा 1/2। और बताइए। सर 1/1। 1/1। अच्छा, और लोग ट्राई करें। सर 1/2। 1/2। और अब अनिल सर का मैसेज तो नहीं आ रहा। सर वो मैथ वाले ग्रुप हैं छोड़ कोई? दी, क्लास छोड़ दी सर। छोड़ दी। यस सर। कोई है अभी उस ग्रुप में कि सबने छोड़ दी? आंसर आया किसी का? कर पाएंगे या करें भैया हम ही? चलिए, करना पड़ेगा ही, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, पहले देखते हैं जो क्वेश्चन पहले लिखाया था उसको। कह रहा है कि एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए आप जानते हैं कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग ई मान लें, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन m मान लें और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई मान लें, तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स m हो जाएगा और चार्ज कितना हो जाएगा 2 टाइम्स e। इतना सब लोग को मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आपसे कह रहा है रेडियस का क्या निकालिए, रेशियो। तो किसकी किसकी रेडियस पहले किसकी बोलिए, प्रोटॉन की। तो आर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, क्या लिखा था आपने, m v, वेलोसिटी सेम बोला है उसने, अपॉन q b। आर अल्फा की बात कर लीजिए, तो m अल्फा वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा है, q अल्फा b, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो v b खत्म। क्या आ जाएगा देखिए, आर पी बाई आर अल्फा, क्यू अल्फा ऊपर क्यू पी नीचे, तो एम पी क्यू अल्फा क्यू पी एम अल्फा। और वैल्यू रख दो जरा, एम पी एम क्यू अल्फा 2e क्यू पी
E और ये कितना है 4m, E से E, M से M, 2 2 जा 4, तो RP R अल्फा 1:2 या 1/2 आ गया। देखिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं थी। अब इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दोनों की बराबर है काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ m ऑफ प्रोटॉन और vp ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, दिख तो रहा नहीं होगा मेरे समझ से मार्कर की वजह से, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। हाफ से हाफ पहली बात तो खत्म। mp मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ आपने देखा है कितना है m। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम नहीं है, रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4m और ये कितना हो जाएगा v अल्फा का स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो vp बराबर आ जाएगा 2v अल्फा। ये दिख रहा है? यस सर। अब आपको क्या मिल चुका है, वेलोसिटी का रिलेशन। अब लगाइए फिर से वही फॉर्मूला, क्या r बराबर किसके लिए लिख रहे हैं, rp के लिए। क्या हो जाएगा mp, ठीक है ना, mp क्या था फॉर्मूला, mb बाई क्यूबी, vp बाई क्यूपी इंटू बी। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, r अल्फा बराबर m अल्फा v अल्फा q अल्फा और b। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा rp बाई r अल्फा। देखिए mp vp q अल्फा ऊपर गया, mp vp और q अल्फा नीचे देखिए, m अल्फा v अल्फा और qp, m अल्फा v अल्फा और qp। अब वैल्यू रख दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। mp m है, vp कितना है 2v अल्फा, फिर कितना है q अल्फा, q अल्फा है 2e। नीचे देख लीजिए m अल्फा कितना है 4m, v अल्फा कितना है, v अल्फा ही है, और qp कितना है, qp कितना है e। देखिए e से e, v अल्फा से v अल्फा, m से m, 2 2 जा 4 से 4 खत्म, 1:1 आ गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे बोला उसने कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, और आपने ये दिमाग लगा लिया कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है। तो आपको पहले वेलोसिटी में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। Yes. तो ये इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन था। चलिए और भी क्वेश्चंस कई हैं इस पर बेस्ड, एक एक करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बोला जाए। Yes, sir. चलो लिखो नहीं, मैं इसका डायग्राम ही बना देता हूँ, लिखने में बेकार में समय खराब होगा। 1 मिनट रुकिएगा।
आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। कह रहा है यहाँ से कुछ दूर पर इस पॉइंट O पर एक चार्ज रखा है +Q जो इस तरफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इस पर फोर्स लगेगा वो कैसे होगा। इस तरह आपको एक दो डायग्राम दिए हुए हैं, ये Y दिया हुआ है, ये X एक्सिस पे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स बताइए कहाँ लगेगा। पहला ऑप्शन दिया है OY के अलोंग, पहला ऑप्शन दिया है OY के अलोंग, दूसरा ऑप्शन दिया है OX के अलोंग, तीसरा ऑप्शन दिया है निगेटिव OY मतलब नीचे की तरफ, और चौथा ऑप्शन दिया है निगेटिव OX। बताइए। फर्स्ट। फर्स्ट। और बताइए। फर्स्ट। 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 और लोग करिए। सर फर्स्ट। और लोग, बाकी लोग ट्राई करें। आज आप तो देखिएगा कि ये जो पहला काम है ये इन करंट से है। सबका फर्स्ट आ गया। सर थोड़ा समझा दीजिए, आ नहीं रहा है। हाँ देखिए, आप जानते हैं कि ये चार्ज मूव कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। राइट हैंड पाम रूल में फिंगर को करना होता है फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करना होता है मोशन की डायरेक्शन में। तो जो पाम है वो क्या बताती है, फोर्स। अब यहाँ पर आपको पहले दिया हुआ है करंट कैरिंग वायर, तो इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इस तरफ निकालनी है। देखिए थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को किया कर्ल, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, अंदर। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, अंदर। अब फिंगर को करिए फील्ड की डायरेक्शन में, इसको करिए मोशन की डायरेक्शन में, तो पाम कहाँ गई, ऊपर। ऊपर का मतलब कहाँ जा रहे हैं, ओ वाई। आया समझ में। यस सर। ठीक है ना। तो पहले आपने क्या निकाला, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर उसका यूज करके आपने क्या निकाला, फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है। यस सर। यस। तो आज भैया क्लास यहीं तक रहने दो, गर्मी अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, आपसे मिलेंगे कल। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक, धन्यवाद। चलिए बंद करें। यस सर, थैंक यू सर।